आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सम करेंगे जो मार्च 2025 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठ गए होंगे और साथ साथ में सम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग को वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालना है दो मेथड से, एक नेट एसेट मेथड से और एक यील्ड बेसिस पे, दैट इज यील्ड वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो आपको तीन टाइप के इक्विटी शेयर दिए हुए हैं, ए बी सी। तीनों के तीनों 14,000 नंबर्स में है, लेकिन एक जो है वो फुल्ली पेड अप है, दूसरा जो है वो 100 का है लेकिन 80 पेड अप है, और तीसरा जो है वो 100 का है और 50 पेड अप है। साथ में जनरल रिजर्व दिया हुआ है और क्रेडिटर्स दिया हुआ है। और आगे पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1,61,000। The market price of equity share of a company doing same type of business and paying 15% dividend is 1.5 times। ये जो इन्फॉर्मेशन दी है एनआरआर निकालने के लिए दी हुई है, वो हम लोग पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं। अब हम लोग सम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को नेट एसेट वैल्यू निकालनी है, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। उसकी फॉर्मूला लिख देता हूं। तो देखिए मैंने फॉर्मूला लिख दी। इंट्रिंसिक वैल्यू की फॉर्मूला होती है नेट एसेट्स, जिसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हम लोग को नेट एसेट निकालना पड़ेगा। नेट एसेट निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करें, जैसे हर बार करते हैं, लेकिन इस सब में एसेट्स दिए ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी साइड पे ही दिया है। तो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। हर बार हम लोग नेट एसेट ऐसे निकालते हैं। समझ लीजिए आपकी बैलेंस शीट है ये ऐसे ही मैं रैंडम फिगर्स दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, लॉजिक समझ में आए मैंने ऐसा क्यों किया। तो समझ लीजिए कि आपकी रैंडम बैलेंस शीट है। फिक्स एसेट्स 60 रुपीज के हैं, इन्वेस्टमेंट 30 रुपीज का है और करंट एसेट्स 10 रुपीज के हैं। टोटल हो गया 100। और लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स दिया हुआ 10 रुपीज का, जनरल रिजर्व दिया है 20 रुपीज का, और अपने आप शेयर कैपिटल आ गया 70 रुपीज का। क्लियर है? टोटल आ गया 100। नेट एसेट निकालना हो तो हम लोग जनरली कैसे करते हैं, फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करेंगे तो आएगा 60 प्लस 30 प्लस 10 माइनस 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 30 प्लस 10 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 90 रुपीज। क्लियर है? तो नेट एसेट ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन जब आपको क्वेश्चन में एसेट साइड दिया ही ना हो, जैसे अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको एसेट साइड दिया ही नहीं है, तो एसेट साइड जब नहीं दिया होता तो नेट एसेट निकालने का एक और तरीका होता है, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को प्लस कर दीजिए तो भी डायरेक्टली 90 आ सकता है। देखिए शेयर कैपिटल था 70, जनरल रिजर्व था 20, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो भी 90 आ जाता है। 70 प्लस 20 इज 90। इस सब में भी क्योंकि बैलेंस शीट पूरी नहीं दी हुई है तो हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल दैट इज इक्विटी तीनों प्लस कर देंगे और जनरल रिजर्व को भी प्लस कर देंगे। इन चारों को प्लस कर देंगे तो मेरा नेट एसेट्स आ जाएगा। तो अगर आप कैलसी पे करेंगे 14 लाख प्लस 11 लाख 20,000 प्लस 7 लाख प्लस 4 लाख 20,000, तो आपका नेट एसेट आएगा 36 लाख 40,000। तो इन चारों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 लाख 40,000। तो देखिए मैंने लिख दिया नेट एसेट्स 36 लाख 40,000। नॉर्मल सम में हम लोग इसको ही डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी से, लेकिन इस सम में 3 इक्विटी शेयर है और तीनों फुल्ली पेड अप नहीं है, तो हमको नोशनल कॉल मंगाना पड़ेगा। नोशनल कॉल के टाइम पे ए जो इक्विटी शेयर्स हैं वो 14,000 है, 100 है, 100 का एक शेयर है और फुल्ली पेड अप है, तो ए से तो मैं कुछ नहीं मंगा सकता, लेकिन बी से मैं 100 रुपए का शेयर है, 80 पेड अप है तो 20 रुपए मंगा सकता हूं। वैसे ही सी से 100 रुपए का शेयर है, 50 पेड अप है तो 50 रुपए मंगा सकता हूं। तो ए से मैं करूंगा 14,000 इंटू 0, बी से करूंगा 14,000 इंटू 20 और सी से करूंगा मैं 14,000 इंटू 50। तो देखिए नोशनल कॉल लिख दिया मैंने। ए से 14,000 इंटू 0 तो ये आ गया 0, बी से आ गया 14,000 इंटू 20 तो ये आ गया 2,80,000, और वैसे ही सी से कर दिया 14,000 इंटू 50 तो ये आ गया 7 lakhs। इन सब का टोटल करूंगा तो मुझे मिल जाएगा अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी 46 lakhs 20,000। इजी। अब इसको फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं। यहां लिख देते हैं 46 lakhs 20,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चाहिए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आएंगे 14,000 प्लस 14,000 प्लस 14,000, तो आ जाएगा 42,000 और इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी 110 रुपए। सिंपल है। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू आई है ऐसे शेयर की जो फुल्ली पेड अप है। ए जो था वो फुल्ली पेड अप था 110 रुपए, उसमें से कुछ भी मेरे को माइनस नहीं करना क्योंकि नोशनल कॉल 0 था उसका, तो ये आ गया 110 रुपए। लेकिन बी में ऐसा नहीं था। बी से हमने 20 रुपए नोशनल कॉल मंगवाए थे तो मैं 20 माइनस कर दूंगा, तो बी का आएगा 110 माइनस 20 तो ये आ जाएगा 90 रुपीज, और सी का आएगा 110 माइनस 50 तो ये आ जाएगा 60 रुपीज। ईजी। ये हमारा आधा काम हो चुका है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकल चुकी है।
अब हम लोग लगाएंगे यील्ड वैल्यू की फॉर्मूला। यील्ड वैल्यू की फॉर्मूला हमको पता ही है, एफएमपी रेट अपॉन एनआरआर इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर। इस सब में पेड अप वैल्यू 3 है, ए की अलग है, बी की अलग है, सी की अलग है। अगर आप देखते हैं तो ए जो है वो 100 रुपए का शेयर है, फुल्ली पेड अप है, मतलब उसकी पेड वैल्यू 100 रुपए है। बी जो है वो 100 रुपए का शेयर है लेकिन 80 पेड अप है, तो उसकी पेड अप वैल्यू 80 है। और सी जो है वो 100 रुपए का शेयर है और 50 पेड अप है, मतलब उसकी पेड अप वैल्यू है 50। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए में 100 फुल्ली पेड अप था इसलिए, बी में 80 क्योंकि 80 पेड अप था, और सी में 50 क्योंकि 50 पेड अप था। अब मुझे सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, एक चाहिए एनआरआर और एक चाहिए एफएमपी रेट। पहले एनआरआर निकाल लेते हैं, उसके लिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एनआरआर के लिए बोला हुआ है द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी डूइंग सेम टाइप ऑफ बिजनेस एंड पेइंग 15% डिविडेंड इज 1.5 टाइम्स। मतलब 15% डिविडेंड देता है वो 1.5 टाइम है। तो मैं लिख सकता हूं 1.5 टाइम्स के लिए कितना परसेंट डिविडेंड देता है, 15%। ऐसी कोई सिमिलर कंपनी तो अगर 1 टाइम देता होता तो उसका डिविडेंड का रेट कितना होता या एनआरआर का रेट कितना होता। तो उसके लिए मैं कर सकता हूं 1 × 15 डिवाइड बाय 1.5। तो आप कर सकते हैं 15 डिवाइड बाय 1.5, तो ये आ जाएगा 10%। मतलब मेरा एनआरआर निकल चुका है 10%। तो यहां लिख देता हूं 10%, 10% और 10%। अब मेरे को एक ही चीज निकालनी है, वो है एफएमपी रेट। एफएमपी रेट की फॉर्मूला लगा देते हैं। एफएमपी रेट की फॉर्मूला होती है एफएमपी अपॉन पेड अप कैपिटल इनटू 100, जहां पे इनटू 100 तो इनटू 100 ही होता है। पेड अप कैपिटल मतलब इक्विटी की जो तीनों अमाउंट है उसको प्लस कर दूंगा जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो। तो आप कैलकुलेटर पे प्लस कर सकते हैं इन तीनों को, दैट इज ए का इक्विटी का अमाउंट, बी का इक्विटी का अमाउंट और सी का अमाउंट, जो तीनों की पेड अप वैल्यू है वो। तो आप कैलसी पे करिए 14 लाख प्लस 11 लाख 20,000 प्लस 7 लाख, तो आ जाएगा 32 लाख 20,000। तो यहां लिख दिया मैंने 32 लाख 20,000। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज निकालनी है एफएमपी। अगर मैं एफएमपी यहां लिख दूंगा तो एफएमपी रेट आ जाएगा। एफएमपी रेट को मैं यहां पे और यहां पे अप्लाई कर दूंगा। तो मुझे एफएमपी निकालना है। एफएमपी का मतलब होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसके लिए हम लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं, मैंने बड़े सम में बताया था। एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करते हैं तो आता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं तो आता है एफएमपी, दैट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इस सम में क्या दिया है पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर टैक्स ही दिया हुआ है 1,61,000, हमको आफ्टर टैक्स ही दिया हुआ है। तो मैं सीधा आफ्टर टैक्स वाले कॉलम में लगा देता हूं 1,61,000। इसमें से माइनस करते हैं पीडी। पीडी मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड। क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स है ही नहीं तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं आएगा। तो हमारा एफएमपी आ गया 1,61,000। ये हमारा एफएमपी आ चुका है। इस एफएमपी को यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा तो यहाँ लिख देता हूँ 1,61,000 और इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 5%। ये एफएमपी रेट आ चुका है। ये एफएमपी रेट को यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा 5%, 5% और 5%। तो आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 50 रुपीज, 40 रुपीज, 25 रुपीज। सिंपल है, ये आपका आंसर है। सम थोड़ा सा ट्रिकी जरूर था, लेकिन मैंने जिस तरह से आपको समझाया मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा।